यहाँ रहते हुए हमें 5 रोज हो चुके थे। इस दौरान हमारा ज्यादातर वक्त बंगले के अंदर रहते हुए ही गुजरा। अलबत्ता शाम के बाद हम पिछले दरवाजे से निकल जाते और देर तक खुले मैदान में टहलते रहते। नंदिनी का मातहत गुप्ता भी हमसे कुछ बेतकल्लुफ हो चुका था। वो वाकई बड़ा सीधा साधा, मुती और फर्माबरदार किस्म का आदमी था। नंदिनी और रत्ना को दीदी कहकर बुलाता। इन 5 दिनों के दौरान शशावरी बाकायदगी से आती रही थी। उसने हमें एक पुराना सा इटैची केस भी लाकर दे दिया था। हमने अपना माल और कपड़े उसमें रख लिए थे। नंदिनी भी कम से कम 3 मरतबा शशावरी के साथ जयपुर जा चुकी थी। वो 7वां रोज था। नंदिनी जयपुर गई हुई थी। उसकी वापसी शाम 7 बजे के करीब हुई। उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। रत्ना ने फौरन ही चाय बनाकर उसे पेश कर दी। मैंने कहा, बहुत थकी हुई हो और परेशान भी लग रही हो, कोई खास बात? वो बोली, तुम लोगों की तलाश का सिलसिला अभी तक जारी है और अब कुछ नए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। इस मर्तबा टूरिज्म के गेस्ट हाउसेस और सरकारी डाक बंगलों को भी चेक किया जा रहा है। मुझे शुबा है कि किसी रोज वो लोग इस तरफ का रुख न कर लें। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उससे पहले ही यहाँ से चले जाओ। एक तरकीब मेरे जहन में आई है। अगर मेरी कोशिश कामयाब हो गई तो उसके लिए कुछ रकम खर्च करनी पड़ेगी। मैंने पूछा, कितनी? उसने कहा, 30-40 हजार। इस प्लान में 3-4 आदमी मुलव्विस होंगे। उन्हें रकम का लालच देकर ही आमादा किया जा सकता है। मैंने पूछा, प्लान क्या है? उसने कहा, हमारे हेडक्वार्टर से दूसरे शहरों के लिए भी टूर्स का एहतमाम किया जाता है। ऐसा उस वक्त होता है जब किसी एक पॉइंट पर जाने वाले सयाहों की तादाद कम से कम 40 हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आजकल में सार्स्का पैलेस के लिए किसी टूर का इंतजाम हो जाए। मैंने डायरेक्टर से बात भी की है। मैंने पूछा, सार्स्का पैलेस यहाँ से कितनी दूर है? उसने कहा, तकरीबन 100 किलोमीटर। दिल्ली की तरफ जाने वाली हाईवे पर तकरीबन 60 किलोमीटर आगे जाकर शुमाल की तरफ एक सड़क निकलती है जो सार्स्का और सलसरित से होती हुई अलोर तक जाती है। सार्स्का दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 8 से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये इलाका घने जंगलात से पटा हुआ है, जहां टाइगर, चीते, नीलगायें, रीछ, हिरन और दूसरे जंगली जानवर बकसरत पाए जाते हैं। सार्स्का उसी जंगल के किनारे पर एक छोटी सी बस्ती है, जहां एक कदीम तारीखी महल भी है, एक बहुत शानदार प्राइवेट होटल और चंद रेस्टोरेंट्स हैं। शिकार और जंगली हयात से दिलचस्पी रखने वाले गैर मुल्की सयाह उस तरफ जाते रहते हैं। अगर उस टूर का बंदोबस्त हो गया तो समझो यहाँ से निकलना आसान हो जाएगा। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोली, उस बस के ड्राइवर और गाइड को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया जाएगा। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। नंदिनी ने पूछा, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है ना? मेरा मतलब है, बस चला सकते हो? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, ड्राइवर की वर्दी तुम्हें पहना दी जाएगी और गाइड की साड़ी रत्ना को। असल ड्राइवर और गाइड आम मुसाफिरों की हैसियत से बस में सफर करेंगे। सार्स्का पहुंचकर तुम दोनों अलोर और वहां से दिल्ली या आगरा की तरफ निकल जाना। मैंने कहा, अगर गाइड भी कोई मर्द हुआ तो रत्ना क्या करेगी? वो बोली, बैरूनी ट्रिप्स पर आमतौर पर लेडी गाइड्स को ही भेजा जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि उस बस पर भी किसी लेडी गाइड ही की ड्यूटी लगाई जाए। मैंने कहा, तो ये बंदोबस्त कब होगा? वो बोली, कोशिश करूंगी कि परसों तक ये टूर अरेंज हो जाए। मैंने कहा, और अगर बाद में राज खुल गया कि तुमने हमें फरार होने में मदद दी थी तो जानती हो कि उसका अंजाम क्या होगा? नंदिनी बोली, जानती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो होगा मुझे उसकी परवाह नहीं। तुम लोग तो निकल जाओगे और जब तुम लोग खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे तो मुझे याद कर लेना। उससे अगले रोज शाम 7 बजे के करीब नंदिनी को टेलीफोन पर कोई पैगाम मिला। उसके थोड़ी ही देर के बाद वो अपने कमरे में चली गई और 15-20 मिनट के बाद बाहर निकली तो मैं उसे देखकर चौंक गया। वो कहीं जाने के लिए तैयार हुई थी। हल्के नीले रंग की साड़ी उस पर खूब जच रही थी। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हूँ? बोली, डायरेक्टर साहब ने तलब किया है अपने बंगले पर। हो सकता है मैं देर से वापस लौटूं। गुप्ता को यहाँ छोड़ जाऊंगी। अगर मेरी अदम मौजूदगी में टेलीफोन की घंटी बजे तो तुम लोग बिल्कुल रिसीव मत करना। गुप्ता ही कॉल रिसीव करेगा। नंदिनी को ऐसी कोई हिदायत देने की जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ रहते हुए कई मरतबा फोन की घंटी बजी थी, लेकिन हम फोन के करीब भी नहीं गए। नंदिनी 8 बजे वाली बस पर चली गई। उसके थोड़ी ही देर के बाद गुप्ता आ गया। रात का खाना तैयार करने की जिम्मेदारी उसने संभाल ली। खाना खाने के बाद हम दोनों तो अपने कमरे में आ गए और गुप्ता बर्तन धोने के बाद सिटिंग रूम में सोफे पर लेट गया। मैं और रत्ना सरगोशियों में बातें करते रहे और वक्त धीरे धीरे बीतता रहा। हमारा ख्याल था कि नंदिनी 11-12 बजे के करीब आ जाएगी। वो तो नहीं आई, अलबत्ता 11:45 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैं कमरे से निकलकर सिटिंग रूम में आ गया। गुप्ता सोफे पर सो रहा था। उसके खर्राटे टेलीफोन की घंटी की आवाज से तेज थे। मैंने आगे बढ़कर गुप्ता को झंझोड़ दिया और टेलीफोन की तरफ इशारा किया। उसने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। वो कुछ देर तक फोन पर बात करता रहा और फिर रिसीवर रख कर मेरी तरफ मुड़ गया। उसने कहा, दीदी सुबह आएगी, आप लोग भी सो जाइए। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर अपने कमरे में आ गया। रत्ना सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, नंदिनी का फोन था, वो वहीं रहेगी। रत्ना ने बेख्तियार पूछा, कहाँ?
मैंने कहा अपने डायरेक्टर की कोठी पर उसे हमारे फरार का बंदोबस्त करना है। रत्ना बोली बेचारी हमारे लिए क्या कुछ कर रही है। मैं जवाब देने के बजाय पलंग पर लेट गया। रत्ना थोड़ी देर के बाद सो गई। मुझे देर तक नींद ना आ सकी। मैं यही सोचता रहा कि हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि नंदिनी जानबूझकर यहाँ से हट गई हो और रात को किसी वक्त छापा पड़ जाए। मैंने अपना पिस्तौल तकिए के करीब रख लिया। बाहर कोई पत्ता भी खड़कता तो मैं चौंक पड़ता। कई बार जैसे बाहर तारीकी में दबे दबे कदमों की आवाज सुनाई दी थी और कई बार मैंने उठकर खिड़कियों से झांका था, मगर सब कुछ मेरा वाहिमा साबित हुआ। दिन की रोशनी फैलने लगी। डब्बे में बंद मुर्गियों में 3-4 मुर्ग भी थे। उन्होंने बारी बारी बांकें देना शुरू कर दी। अब मुझे इत्मीनान हो गया कि हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। रात भर जागते रहने से मेरी आंखों में शदीद जलन हो रही थी। मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह 11 बजे रत्ना ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। बोली उठने का इरादा नहीं है, दिन भर सोए रहोगे क्या? मैंने आंखें खुलते ही सबसे पहले नंदिनी के बारे में पूछा। नंदिनी वापस आ गई या नहीं? रत्ना ने कहा वो सुबह 7 बजे आ गई थी, इस वक्त अपने दफ्तर में है। जाग जाने के बाद मैं देर तक पलंग पर करवटें बदलता रहा। रत्ना ने मुझे चाय लाकर दे दी। मैं बेड की पुश्त से टेक लगाए बैठा चाय पीता रहा और नंदिनी के बारे में सोचता रहा। वो महज हमदर्दी की बिना पर हमारा साथ दे रही थी, अपने आप को मुसीबत में डाल रही थी। वो भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर ये राज खुल गया तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। नंदिनी से दोपहर के खाने पर भी मुलाकात नहीं हुई। शाम 6 बजे गुप्ता आ गया। उसने बताया कि नंदिनी जयपुर चली गई है, 8-9 बजे तक लौट आएगी। मैं अजीब विशेषोपंज में मुब्तला था। कभी नंदिनी की इन पुरस्कार सरगर्मियों पर शुबा होने लगता और कभी मैं अपने आप को सरजनिश करने लगता कि मैं बिला वजह उस पर शक कर रहा। नंदिनी रात 9 बजे के करीब वापस आई। बहुत थकी हुई लग रही थी। उसके थोड़ी देर बाद जब हम खाने पर बैठे, वो बता रही थी सुबह सयाहों की एक बस सार्स का जा रही है। तुम लोगों की खातिर मुझे इसकी जो कीमत अदा करनी पड़ी है उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। बहरहाल आज की भाग दौड़ के बाद मैंने ये पता भी चला लिया है कि उस बस का ड्राइवर और हेल्पर कौन होगा और सयाहों के साथ गाइड कौन होगी। वो एक बार फिर खामोश हो गई और फिर बोली, ये तुम लोगों की खुशकिस्मती है कि गाइड की हैसियत से शशावरी का इंतखाब किया गया है। ड्राइवर और हेल्पर को आमादा करने के लिए मुझे खासे पापड़ बेलने पड़े थे। दोनों से 10-10 हजार में बात हुई है। 20,000 रुपए एक और आदमी को देने पड़ेंगे जिसने ये टूर अरेंज करने में अहम किरदार अदा किया है। मैंने कहा ठीक है, हम ये रकम दे देंगे, लेकिन ये लोग कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? वो बोली रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम लोग खैरियत से सार्स का पहुंच जाओगे। वहां से अलोर जाने के लिए फौरन ही कोई ना कोई बस मिल जाएगी। ड्राइवर और हेल्पर अभी 11 बजे के करीब यहाँ आएंगे। उन्हें रकम अभी अदा करनी होगी। तीसरा आदमी सुबह आएगा, 20,000 उसे देने होंगे। मैंने कहा ये रकम तो हम तुम्हें अभी दे देंगे, लेकिन प्रोग्राम क्या है? क्या सुबह हमें जयपुर जाना होगा जहां से बस रवाना होगी? नंदिनी बोली सार्स का जाने वाली बस यहीं से गुजरेगी। बस 7 बजे यहाँ पहुंच जाएगी। चंद मिनट के लिए हम उसे रोके रखेंगे। इस दौरान ड्राइवर और शशावरी अंदर आ जाएंगे। तुम दोनों उनसे अपने कपड़े बदल लेना। तुम ड्राइवर की सीट संभाल लोगे और रत्ना गाइड की हैसियत से बस में सवार होगी। ड्राइवर और शशावरी आम मुसाफिरों की तरह बस में बैठ जाएंगे। रत्ना ने कहा राजस्थान तो तारीखी इमारतों से पटा पड़ा है। इस रास्ते में भी जगह जगह ऐसी इमारतें होंगी। अगर बस के मुसाफिरों ने किसी जगह के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? वो बोली ऐसी कोई बात हुई तो शशावरी संभाल लेगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने पूछा और हेल्पर का क्या होगा? नंदिनी बोली उसका इस मंसूबे में कोई किरदार नहीं है, सिवाय इसके कि वो चूंकि इस राज में शामिल है इसलिए उसे रकम अदा करनी पड़ेगी। खाने के बाद नंदिनी भी हमारे कमरे में आ गई। मैंने रत्ना को इशारा किया। उसने अलमारी के निचले खाने में से सूटकेस निकाल लिया। ये वही सूटकेस था जो शशावरी लेकर आई थी। हमने सब कुछ उसमें रख दिया था। नंदिनी चूंकि हमारे पास मौजूद जेवरात के बारे में जान चुकी थी, इसलिए मेरे ख्याल में मजीद राजदारी की जरूरत नहीं थी। रत्ना ने चाबी निकाली और अटैची केस के दोनों ताले खोलकर ढकना उठा दिया। जेवरात और रकम रत्ना की 2 साड़ियों में अलग अलग करके 2 बंडल से बना दिए गए थे और वो दोनों बंडल जूं के तूं सूटकेस में रख दिए गए थे। मैंने एक बंडल बाहर निकाल लिया। 10-10 हजार रुपए नोटों के बंडल से निकाल कर नंदिनी के हवाले कर दिए। रत्ना ने एक तलाई कड़ा और 2 बंडल और निकाल लिए और उन्हें नंदिनी के सामने रखते हुए बोली, मुआवजे के तौर पर कुछ पेश करना तुम्हारी तौहीन होगी। ये हकीर सी भेंट समझकर कबूल कर लो। नंदिनी के चेहरे का रंग बदल गया, जैसे उसे रत्ना की बात बुरी लगी हो। रत्ना जल्दी से बोली, इनकार मत करना, एक बहन का तोहफा समझ लो। नंदिनी गहरा सांस लेते हुए बोली, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, बस ये कड़ा रख लेती हूँ, हर वक्त मेरी कलाई में रहेगा और तुम्हारी याद दिलाता रहेगा, लेकिन ये रकम मैं नहीं लूंगी। और वाकई उसने रकम नहीं ली। रत्ना ने सूटकेस बंद करके दोबारा अलमारी में रख दिया और हम वहीं बैठे बातें करते रहे। 11 बजे के करीब गुप्ता ने आकर बताया, ड्राइवर और उसका हेल्पर मिलने आए हैं।
नंदिनी ने उन्हें अंदर बुला लिया। वो तीनों सिटिंग रूम में बैठे बातें करते रहे और फिर नंदिनी ने हमें भी बुला लिया। गुप्ता वापस जा चुका था। ड्राइवर का नाम सरनाम सिंह था और वो जयपुर का ही रहने वाला था। मैं कुरेद कुरेद कर उसके बारे में पूछने लगा ताकि ये मालूमात जरूरत के वक्त काम आ सकें। नंदिनी बोली, तुम लोग एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जान लो जब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। उसकी वापसी तकरीबन आधे घंटे के बाद हुई। इस दौरान हम ड्राइवर और उसके हेल्पर से बातें करते रहे। रत्ना भी उन दोनों के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछती रही। नंदिनी ने चाय की ट्रे मेज पर रख दी और नोटों का एक बंडल भी उनके हवाले कर दिया। 12 बजे के करीब वो दोनों चले गए। नंदिनी फिर हमारे कमरे में आ गई और तकरीबन 2 बजे तक वहां बैठी बातें करती रही। उसके जाने के फौरन बाद मैं भी सो गया। सुबह 6:30 बजे मेरी आंख खुल गई। रत्ना पहले ही जाग चुकी थी। उसके थोड़ी ही देर के बाद नंदिनी चाय लेकर आ गई। उसने हम दोनों के हाथों में एक एक कप दिया। बोली, चाय पीकर तैयार हो जाओ, बस ठीक 7 बजे यहाँ पहुंच जाएगी। चाय पीकर मैं कमरे से निकला और बंगले के पिछले हिस्से में वाक़ बाथरूम में चला गया। 7 बजे बाहर बस की आवाज सुनाई दी और उसके थोड़ी ही देर के बाद शशावरी ड्राइवर के साथ बंगले में आ गई। हेल्पर नहीं आया था, उसकी जरूरत भी नहीं थी। नंदिनी ने मुझे और ड्राइवर को इशारा किया। बोली, तुम दोनों दूसरे कमरे में जाकर आपस में कपड़े तब्दील कर लो और तुम दोनों भी। उसका इशारा शशावरी और रत्ना की तरफ था। शशावरी ने अपना शोल्डर बैग खोलते हुए कहा, मैं रत्ना के लिए दूसरी साड़ी ले आई हूँ, मैं अपने ड्रेस में जाऊंगी। मैं ड्राइवर के साथ दूसरे कमरे में आ गया। हमें लिबास तब्दील करने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। ड्राइवर की वर्दी मुझे बिल्कुल फिट आ गई। बाईं जेब पर बैज लगा हुआ था और टोपी पर भी सामने की तरफ ITDC का निशान था। मैंने ड्राइवर से उसका धूप का चश्मा भी ले लिया और जब आईने के सामने खड़ा होकर अपना जायजा लिया तो मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। जब मैं उस कमरे में वापस आया तो रत्ना भी कपड़े बदल चुकी थी। गुलाबी साड़ी में वो खिला हुआ गुलाब लग रही थी। शशावरी उसकी साड़ी पर बैज दुरुस्त कर रही थी। नंदिनी मुझे देखते ही उठ गई। बोली, अब चल पड़ो, ज्यादा देर मुनासिब नहीं है, अपना सामान ले लो, यहाँ कुछ भूल मत जाना। रत्ना ने अलमारी में से सूटकेस निकाल लिया और हम लोग बंगले से बाहर आ गए। ड्राइवर हमारे पीछे पीछे चल रहा था। बस दफ्तर के सामने खड़ी थी। कुछ सयाह नीचे उतर कर टहल रहे थे। इस एयर कंडीशनड बस में 40 सयाह थे जो सबके सब गैर मुल्की थे। किसी के पास स्टिल कैमरा था, किसी के पास मूवी कैमरा। हेल्पर बस के बाहर खड़ा था। उसने आगे बढ़कर रत्ना के हाथ से अटैची केस लेकर छत पर टूरिस्टों के सामान के साथ रख दिया। तमाम टूरिस्ट भी बस में बैठ गए। मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली और अल्लाह का नाम लेते हुए इंजन स्टार्ट कर दिया। मुझे दूसरी मर्तबा बस चलाने का मौका मिला था। पहली मर्तबा जब हम माउंट अबू से फरार हुए थे, उस वक्त बारिश भी हो रही थी। पहाड़ी इलाकों में बारिश के मौसम में बस चलाना बहुत खतरनाक होता है, लेकिन मैं बड़ी होशियारी से उन खतरनाक रास्तों पर बस चलाता हुआ जोधपुर तक ले गया था और अब दूसरी मर्तबा ये बस चला रहा था। नंदिनी के बंगले में कपड़े बदलने के दौरान ड्राइवर ने मुझे बता दिया था कि जयपुर से निकलते ही चेक पोस्ट पर मुसाफिरों को चेक किया गया था। आगे अगरचे चेकिंग की तवक्को नहीं थी, मगर इस इम्कान को रद्द भी नहीं किया जा सकता था। हेल्पर दरवाजे के करीब वाली सीट पर बैठा हुआ था, जबकि रत्ना, शशावरी और ड्राइवर मेरे पीछे वाली सीट पर थे। बस में तमाम सयाह यूरोपियन थे। उनमें कोई भी उर्दू समझने वाला नहीं था, इसलिए ड्राइवर सरनाम सिंह बड़े इत्मीनान से मुझे रास्ते के बारे में हिदायत देता जा रहा था। बस अंबर से निकलकर दिल्ली की तरफ जाने वाली नेशनल हाईवे नंबर 8 पर आ गई। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। आगे वीराना था, मगर सड़क वीरान नहीं थी। ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी। बाज गाड़ियां बहुत तेज रफ्तारी से हमें ओवरटेक करके आगे निकल रही थीं। सामने से आने वाली गाड़ियों की रफ्तार भी खासी तेज थी। मैं बहुत मोहतात होकर बस चला रहा था। सामने से किसी गाड़ी को आते देखकर बस को सड़क के बिल्कुल किनारे पर ले लेता। तकरीबन 1.5 घंटे के सफर के बाद सामने दरख्तों के कुछ झुंड दिखाई दिए। जैसे जैसे फासला तय हो रहा था, मंजर वाजे होता जा रहा था। मेरा ख्याल था कि वहां कोई छोटी सी झील थी जहां आबादी जरूर होगी। मेरा अंदाजा इस हद तक तो दुरुस्त निकला कि वहां एक छोटी सी झील थी, मगर आबादी ऐसी नहीं थी जिसे गांव या बस्ती का नाम दिया जा सके। 2-3 ढाबा टाइप की दुकानें और ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जिनके सामने लकड़ी के बेंच और चारपाइयां बिछी हुई थी। सड़क के दूसरी तरफ काफी दूर हटकर कुछ खंडरात नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल है कुछ अरसा पहले यहाँ आबादी रही होगी, फिर किसी वजह से वो बस्ती वीरान हो गई और इमारतें खंडरों में तब्दील हो गईं। और उन खंडरों की ही वजह से यहाँ पर चंद ढाबे और रेस्टोरेंट्स बन गए थे। इस शहरा पर सफर करने वाले चाय या खाने वगैरह के लिए यहाँ कुछ देर के लिए रुक जाते होंगे। मेरे पीछे बैठे हुए ड्राइवर ने कहा, बाईं तरफ वाले होटल के सामने बस रोक लेना भाया, यहाँ 5-10 मिनट रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, शशावरी देवी टूरिस्टों को उन खंडरों के बारे में बताएंगी, फिर आगे चलेंगे। मैंने उन खंडरों की तरफ देखा। वो खंडरात एक टीले पर थे और कम से कम 2 इमारतें ऐसी थीं जिनके बारे में कोई बात कही जा सकती थी। वो यकीनन किसी जमाने में उस इलाके के राजाओं के महल रहे होंगे।
ढाबों और रेस्तरानों के सामने एक जीप और 2-3 कारें भी खड़ी थीं। कुछ लोग बेंचों और चारपाइयों पर बैठे हुए थे। मैंने ड्राइवर के बताए हुए रेस्टोरेंट के सामने बस रोक ली और उस वक्त दिल्ली की तरफ से आने वाली एक बस सामने वाले एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी। तकरीबन आधा घंटा रुकने के बाद हम आगे रवाना हो गए। चंद किलोमीटर का फासला तय करने के बाद नेशनल हाईवे छोड़कर हम एक और सड़क पर मुड़ गए। ये सड़क सारस्का से होती हुई अलोर तक चली गई थी। अलोर से आगरा, दिल्ली और दूसरी समतों में सड़कें निकलती थीं। अलोर एक बड़ा रेलवे स्टेशन भी था, जहां से दिल्ली, जयपुर और आगरा के लिए ट्रेन भी मिल सकती थी। सारस्का तक पहुंचने में मजीद 1 घंटा लग गया। उस तरफ घने जंगल थे। सारस्का जंगल के किनारे पर दरमियाने दर्जे का कस्बा था, जहां चंद कदीम इमारतें भी थीं, जिनका शुमार आसारे कदीमा में होता था। टूरिज्म का दफ्तर कस्बे से जरा हटकर था। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस भी था। यहाँ एक बहुत बड़ा सारस्का पैलेस होटल भी था और यह होटल भी महकमा सयाहत ही के जेरे इंसराम था। मेरे पीछे बैठा हुआ सरनाम सिंह मुझे रास्ता बताता रहा और टूरिस्ट ऑफिस के सामने पहुंचकर मैंने बस रोक ली, इंजन बंद कर दिया। जब मैं बस का दरवाजा खोलकर नीचे उतर रहा था तो ठीक उस वक्त दफ्तर के दरवाजे से भी एक भारी भरकम आदमी बाहर निकला। उसकी उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। सर दरमियान से बिल्कुल गंजा था और दाएं बाएं और पीछे की तरफ ग्रे बालों की एक झालर सी रह गई थी। उसकी आंखें चेहरे के लिहाज से बहुत छोटी थीं और अजीब सी लग रही थी। मेरी तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर उलझन के तासुरात आ गए। एक नजर देखते ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं। सरनाम सिंह और शिशावरी वगैरह भी नीचे उतर आए। हेल्पर ने बस की छत से सयाहों का सामान उतारना शुरू कर दिया। किसी भी टूरिस्ट का सामान एक बैग से ज्यादा नहीं था। सुबह पैदल सफर के दौरान आसानी से कंधे पर लादा जा सकता था। शिशावरी और सरनाम सिंह बरामदे में उस मोटे आदमी के पास चले गए। मैं भी उनके पीछे ही था। सरनाम सिंह ने उसका तारुफ करवाया। वो उस ऑफिस का मैनेजर अमरीश था। मेरे बारे में सरनाम सिंह ने सिर्फ इतना बताया कि मैं महकमा सयाहत का ड्राइवर हूँ और पहली मर्तबा इस तरफ आया हूँ। इस दौरान रत्ना भी अपना सूटकेस लेकर आ गई। अमरीश भी हम दोनों को घूरती हुई नजरों से देख रहा था। हम गेस्ट हाउस में आ गए, जहां स्टाफ के लिए भी 2-3 कमरे मखसूस थे। टूरिस्टों में से कुछ गेस्ट हाउस में आ गए और दीगर को सारस्का पैलेस होटल की तरफ भेज दिया गया। मैं और रत्ना शिशावरी के साथ एक कमरे में आ गए। शिशावरी तो अपने ड्रेस में रही, अलबत्ता मैंने और रत्ना ने फौरन ही कपड़े बदल लिए। शिशावरी बोली, तुम लोग कमरे में ही रुको, मैं मालूम करके आती हूँ कि अलोर की तरफ जाने वाली गाड़ी है या नहीं। वो बाहर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट के बाद हुई। वो खासी बदहवास हो रही थी, आंखों में वहशत सी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, खैरियत? मेरी छठी हिस्स किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। उसने सरगोशी में कहा, गजब हो गया, अंबर में नंदनी को पकड़ लिया गया है। उसने एतराफ कर लिया है कि तुम दोनों उसके पास ठहरे हुए थे और आज सुबह सयाहों की बस में सारस्का चले गए हो। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ओह, तुम्हें कैसे पता चला? वो बोली, हम लोग अक्सर इस तरफ आते रहते हैं, अमरीश हमें अच्छी तरह जानता है। लेकिन तुम दोनों को देखकर वो कुछ उलझ गया था। अगरचे सरनाम सिंह ने उसे बताया था कि तुम लोगों का ताल्लुक भी महकमा सयाहत ही से, लेकिन उसे शुबा है कि तुम दोनों वही हो जिन्हें तलाश किया जा रहा है। मैंने पूछा, लेकिन उसे कैसे पता चला? वो बोली, 1 घंटा पहले नंदनी पकड़ी गई थी। उसने इंकशाफ किया कि तुम दोनों इस बस पर सारस्का गए हो, तो थोड़ी देर बाद पहले फोन पर जयपुर से अमरीश को हिदायत की गई कि गैर मुल्की सयाहों के अलावा बस पर जो भी मुसाफिर हो उन्हें किसी बहाने रोक लिया जाए। अलोर पुलिस को भी इत्तला दी गई है, वहां से भी पुलिस पार्टी यहाँ आने वाली है। बस के मुसाफिरों में सिर्फ तुम दोनों ऐसे हो जो शुबे की जद में हो। वो बोली, अमरीश बड़ी राजदारी से मुझसे तुम दोनों के बारे में पूछ रहा था। मेरे इस इस्तिफसार पर उसने सारी बात बता दी। उसे शायद ये मालूम नहीं हो सका कि मैं और सरनाम सिंह वगैरह भी तुम लोगों के फरार के मंसूबे में शामिल हैं। मैंने कहा, लेकिन ये राज कैसे खुला? वो बोली, हो सकता है राज के मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो। मैंने पूछा, राज कौन? शिशावरी बोली, वही जिसे नंदिनी ने 20,000 रुपए दिए थे। ऐसे टूर्स वही अरेंज करता है। हो सकता है उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो और इस तरह नंदिनी गिरफ्त में आ गई। नंदिनी ने पुलिस को यही बताया है कि तुम लोग सारस्का वाली बस पर गए हो। ये नहीं बताया कि किस हैसियत से हो। बस में गैर मुल्कियों के अलावा सिर्फ तुम दोनों ऐसे हो जिन पर शुबा किया जा सकता है। अमरीश मुझसे तुम दोनों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम दोनों पकड़े गए तो हम भी नहीं बच सकेंगे। सरनाम सिंह पर लानत भेजो, मैं तुम लोगों के साथ जा रही हूँ। मैंने बेख्तियार पूछा, कहाँ? वो बोली, अलोर की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं। हो सकता है रास्ते में पुलिस से टकराव हो जाए, हम जंगल की तरफ निकल जाएंगे। मैंने हैरत से कहा, जंगल? तुम्ही ने तो बताया था कि ये जंगल शेर और चीते जैसे खूंखार दरिंदों से भरा पड़ा है। शिशावरी बोली, शेर और चीते इंसानों से ज्यादा बेरहम साबित नहीं हो सकते। दरिंदे तो शायद हमारा कुछ लिहाज करें, मगर जो लोग हमारी तलाश में हैं वो इन दरिंदों से ज्यादा खूंखार हैं। वो हमारा लिहाज नहीं करेंगे। मैंने पूछा, क्या हम पैदल जाएंगे?
वो बोली, मैं कोई बंदोबस्त करती हूँ, तुम लोग यहीं रुको। इस मर्तबा उसकी वापसी 15 मिनट के बाद हुई। बोली, अमरीश ने तुम लोगों के बारे में जयपुर और अलोर पुलिस को फोन पर इत्तला दे दी है। अलोर से पुलिस की एक पार्टी रवाना हो चुकी है। वो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। जयपुर से भी पुलिस की एक पार्टी रवाना हो गई है, लेकिन उन्हें यहाँ पहुंचने में वक्त लगेगा। वो बोली, ये सूटकेस मुझे दे दो और तुम दोनों सार्स का पैलेस होटल के पिछली तरफ चले जाओ। वहाँ दूसरी गाड़ियों के साथ टूरिज्म की एक लैंड क्रूजर खड़ी है, खाकी रंग की। उस पर टूरिज्म का मोनोग्राम बना हुआ है। तुम लोग उस लैंड क्रूजर के पास रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं और रत्ना कमरे से निकल गए। ये गेस्ट हाउस खासा बड़ा था। सामने लॉन में कुर्सियों पर चंद सयाह बैठे हुए थे। ये वो लोग थे जो हमसे पहले अलोर की तरफ से किसी और बस पर आए थे। हम चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक ही अमरीश न जाने किस तरफ से निकलकर हमारे सामने आ गया। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो हमारी निगरानी कर रहा था। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, कहा, हेलो, एक कप कॉफी का मूड हो तो आ जाओ, हम सार्स का पैलेस की तरफ जा रहे हैं। वो बोला, मैं थोड़ी देर पहले चाय पी चुका हूँ, अब किसी चीज की तलब नहीं है। मुझे उन लोगों के साथ प्रोग्राम भी तय करना है। उसने लॉन में बैठे हुए टूरिस्ट की तरफ इशारा किया। हम पैलेस होटल की तरफ चलते रहे, जो वहां से 100 गज से ज्यादा दूर नहीं था। मैंने एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा। अमरीश एक दरख्त की आड़ में खड़ा हो गया था।